यह क्लास 12th की केमिस्ट्री है। पहला चैप्टर है सॉलिड, जो 4 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड होता क्या है। जो चैप्टर है उसी का डिफिनेशन जानना है कि वह होता क्या है। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं, जैसे NaCl, CaO, CaCO3। अगला है ठोस की विशेषताएं। तो ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। इसमें अणु, परमाणु, आयन क्लोज्ड पैकेट में होता है। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होता है। इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसमें मिश्रण की क्रिया नहीं होती है। अभी आप लोगों के मन में यह भी चलता होगा कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, कंप्रेस का अर्थ क्या होता है, तो सब के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अगला देखते हैं ठोस का वर्गीकरण। तो ठोस का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है। इसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के आधार पर। पहला जो था ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम रवेदार ठोस कहते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अरवेदार ठोस कहते हैं। तो पहला है यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, वे ठोस जिसमें अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार निश्चित होता है उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे में एग्जांपल दिया हुआ डायमंड ग्राफाइट, इस तरह करके दिया हुआ। अगला है रवेदार ठोस की विशेषताएं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषताएं। अगला है इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषताएं जो निम्नलिखित है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। 1 नंबर में है इसमें परमाणु या अणु या आयतन नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। फिर 2 नंबर में यानी कि बी नंबर में है इसमें इसे प्लेन सरफेस ब्रेक या कट किया जा सकता है। या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसे हम प्लेन सरफेस ब्रेक या कट कर सकते हैं। और सी नंबर में इसका द्रव्यमान जो होता है ना, निश्चित होता है, इसे डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ये एनएसोटॉपिक प्रकृति के होते हैं। ये एनएसोटॉपिक प्रकृति के होते हैं। एफ नंबर में ये वास्तविक ठोस होते हैं। फिर यहाँ पे किसी के मन में भी ऐसा चलता होगा कि एनएसोटॉपिक कहते हैं किसको। एक एसोटॉपिक होता है, एक एनएसोटॉपिक होता है। तो एसोटॉपिक का भी डिफिनेशन यहाँ पर है। तो एसोटॉपिक जब किसी ठोस में भौतिक गुण प्रत्येक दशा समान नहीं होता है उसे एनएसोटॉपिक कहते हैं। जब हम बताते रहते हैं तब आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को रोक करके आप एक कॉपी पेन ले करके बैठिए या बैठे होंगे तो वह सबको आप नोट करके लिखते जाइए। चलिए इससे आगे अब जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में तो जान गए, अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है उसके बारे में जानना है। अगला है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वे ठोस जिसमें रिजिडिटी निश्चित होता है लेकिन ज्योमेट्री जो होता है निश्चित नहीं होता है उसे हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे में रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। अब कह रहा है बेरवेदार ठोस की विशेषताएं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सबसे पहले हम लोग जाने कि ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा गया था, और जो पहला था क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी परिभाषा इससे पहले बताए, अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी परिभाषा बताए। तो पहला जो था क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका परिभाषा आप जाने, अब उसी का विशेषता जान रहे हैं। इससे पहले जो बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है,
अब उसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषता जानना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषता, इसमें परमाणु या अणु नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसे प्लेन सरफेस ब्रेक या कट नहीं किया जा सकता है। इसे प्लेन सरफेस ब्रेक या कट नहीं किया जा सकता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक जो होता है निश्चित नहीं होती है। इसे डिफॉर्म किया जा सकता है। ये आइसोटोपिक होते हैं। ये स्पेंडो सॉलिड यानी कि अभासित ठोस होता है। तो बेराबेदार ठोस की विशेषताएं निम्नलिखित होती है, जो यह 6 को दिया हुआ था। 6 को मैंने पढ़ के आप लोगों को बताया कि क्या है। फिर उसी तरह अगला है डिफरेंट कर रहा है कि डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। रबेदार ठोस और बेराबेदार ठोस में अंतर जानना कि दोनों में अंतर होता क्या है। तो दोनों निम्नलिखित अंतर होते हैं, जो इस प्रकार है। एक साइड क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक साइड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप लोग भी अपना कॉपी में इस तरह करके लाइनिंग खींच करके अलग अलग कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले करके भी आप रख सकते हैं, उससे भी आप नोट बना सकते हैं। इसमें परमाणु या अणु या आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसका जो परमाणु अणु आयन होता है वह नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, लेकिन इसका जो परमाणु अणु आयन होता है वह नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। इसे प्लेन सरफेस ब्रेक या कट किया जा सकता है। इसे प्लेन सरफेस ब्रेक या कट नहीं किया जा सकता है। फिर उसी तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है। फिर ये एनिसोटोपिक होता है, ये आइसोटोपिक होता है। ये रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जिससे अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ दिया गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट बताइए, तब उसके लिए आप लोग क्या करना है, एक साइड क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखना है, दूसरे साइड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अपना जितना क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानते हैं वह सब लिखना है, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जितना जानते हैं वह सब लिखना है। तो पहला तो इसमें यही था कि इसका अणु परमाणु आयतन निश्चित रूप से व्यवस्थित होता है, इसका परमाणु अणु आयन निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। इसे प्लेन सरफेस ब्रेक या कट किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता है। ये एनिसोटोपिक होते हैं, ये आइसोटोपिक होते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होती है। अब इससे आगे देख रहे हैं कौन सा, तो इंटर कन्वर्सन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में है उसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप कैसे बदल सकते हैं। अगर कोई नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में है तो उसको आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह बदल सकते हैं, यही जानना है। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसको आप पिघला करके पानी में तेज़ी से ठंडा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर पानी में तेज़ी से ठंडा करने पर वह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल जाता है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघला करके पानी में तेज़ी से फास्टली अगर उसे ठंडा किया जाए उसे, तब वह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघला करके हवा में धीरे धीरे स्लोली ठंडा करने पर वह क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल जाता है, जैसे ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है अति शीतलित द्रव क्या है, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड। व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड? कुछ रबेदार ठोस में फ्लो की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसकी निचली सतह ऊपरी सतह से अधिक मोटी होती है। जब हम अपने घर के कमरे में शीशा लगाते हैं, यानी किसी कांच ग्लास, कुछ वर्षों के बाद उसकी भाग से, यानी कि उसकी ऊपरी भाग से नीचे वाला भाग जो होता है अधिक मोटा हो जाता है। उसकी ऊपर वाला भाग से नीचे वाला भाग अधिक मोटा हो जाता। तो यह जो था ऑन द बेसिस ऑफ, पहला था ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो कि खत्म हो गया। अब दूसरा है पढ़ने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने के लिए है, यानी कि इस आधार पर सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप लोग ने जाने कि उसे दो भागों में बांटा गया था। पहला था क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को 4 भागों में बांटा गया है। ऐसो आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। पहला है इसमें कि आयनिक सॉलिड। तो पहला आयनिक सॉलिड में जानेंगे वे सॉलिड जिनमें आयनिक बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। वे सॉलिड जिसमें आयनिक बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, CaO, ये सभी में आयनिक बंधन होते हैं, इसलिए इसे हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। अगला अब इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है कि आयनिक सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है क्या है। तो अब इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड का। ये रहा आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी। ये ठोस तथा भंगुर होते हैं। यह आयनिक सॉलिड जो होता है ये ठोस तथा भंगुर होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। या जब ठोस अवस्था में रहता है तब विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब यह द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में आता है तब यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। अगला है C नंबर में, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि द्रव अवस्था इसके आयन फ्री हो जाते हैं। किसी के मन में ऐसा भी चलता होगा कि सर द्रव अवस्था में यह विद्युत का सुचालक क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके द्रव अवस्था में इसके आयन जो होता है वह फ्री हो जाता है। फ्री होने के कारण यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। फिर अगला D नंबर है, ये जल में घुलनशील होते हैं। यह आयनिक सॉलिड जो होता है यह जल में घुल जाता है, इसे हम कहते हैं, इसलिए से हम कहते हैं कि जल में यह घुलनशील होता है। फिर अगला है, ये जल में आयन प्रदान करते हैं। जल में घुलने के बाद यह आयन प्रदान करता है। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी था आयनिक सॉलिड का। अब 2 नंबर में था कोवैलेंट सॉलिड। तो पहले कोवैलेंट सॉलिड का डिफिनेशन जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे, फिर प्रॉपर्टी जानेंगे। तो वे सॉलिड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। वे सॉलिड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। जैसे में डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी में कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित रहता है, इसीलिए हम इसे कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। अगला है प्रॉपर्टी ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड, यानी कोवैलेंट सॉलिड का प्रॉपर्टी है, ये कठोर तथा मजबूत होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत का सुचालक होते हैं। ये जल में अघुलनशील होता है, यानी कि जल में ये नहीं घुलता है। ये अवाष्पशील होता है। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी आप जाने उसमें भी ऐसा ही था कि उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च था, और इसका भी द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च है। अगला है मोलिकुलर सॉलिड, जिसको आणविक ठोस कहते हैं। वे सॉलिड जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड और वाल को वाल फोर्स उपस्थित रहता है उसे हम मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। अब अगला है काइंड ऑफ देयर मोलिकुलर सॉलिड। यहाँ पर मोलिकुलर सॉलिड जो हो 3 प्रकार का होता है। मोलिकुलर सॉलिड 3 प्रकार का होता है। तो नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड, ये 3 को होता है। यानी कि पहला जो था नॉन पोलर सॉलिड, जिसको अध्रुवीय ठोस कहते हैं। तो अध्रुवीय ठोस वे मोलिकुलर सॉलिड जिसमें अध्रुवीय ठोस में वे मोलिकुलर सॉलिड जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड वाल को वाल फोर्स उपस्थित रहता है उसे नॉन पोलर सॉलिड कहते हैं। अध्रुवीय ठोस वे मोलिकुलर सॉलिड जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड और वाल को वाल फोर्स उपस्थित रहता है उसे वांडर वाल फोर्स उपस्थित रहता है उसे नॉन पोलर सॉलिड कहते हैं।
अब इससे अगला होगा पोलर सॉलिड। तो नॉन पोलर सॉलिड के बारे में आप जाने कि वैसा सॉलिड जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड उपस्थित हो उसे हम नॉन पोलर सॉलिड कहते हैं। अब जानना है पोलर सॉलिड के। तो पोलर सॉलिड वे मोलिकुलर सॉलिड जिसमें पोलर बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे पोलर सॉलिड कहते हैं, जैसे SO2 PH3 HCl। और अगला है हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड। वे मोलिकुलर सॉलिड्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहते हैं। यानी कि वैसा द्रव कहते वैसा ठोस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में दिया हुआ है, अब प्रॉपर्टी ऑफ द मोलिकुलर सॉलिड, यानी कि मोलिकुलर सॉलिड का प्रॉपर्टी जानना है कि मोलिकुलर सॉलिड का प्रॉपर्टी होता क्या है। ये ठोस अवस्था में अपारदर्शी होता है। जब यह ठोस अवस्था में होता है तो आप देख नहीं सकते हैं, यानी कि उसके इस साइड से उस साइड नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब यह द्रव अवस्था में होता है तो यह पारदर्शी हो जाता है, यानी कि उससे आप देख सकते हैं। उसी तरह अगला है, ये प्रायः जल में घुलनशील होता है। यह जल में जो होता है ना मोलिकुलर सॉलिड, यह जल में घुल जाता है। फिर अगला है, ये प्रायः वाष्पशील होते हैं। फिर अगला, ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके द्रव्यमानक और क्वथनांक निम्न होता है। इससे पहले जो दो को आपने पढ़ा वो दोनों का द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च था, लेकिन इसका द्रव्यमानक और क्वथनांक निम्न है। अब है मेटेलिक सॉलिड। वे ठोस जिसमें मेटेलिक बॉन्ड उपस्थित रहता हो उसे मेटेलिक सॉलिड कहते हैं, जैसे कॉपर, Al, Ag, Au ये सभी। अब अगला है इसी में प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेलिक सॉलिड। तो ये अधिक कठोर तथा मजबूत होता है। यह जो होता है अधिक कठोर तथा मजबूत होता है। फिर इसी में 2 नंबर में है, ये प्रायः आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर ये इसके द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होता है। अब सबसे पहला जो था मोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो उसमें 2 गो था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जिसके बारे में आप लोग पढ़े। फिर उसके बाद था केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो 4 प्रकार का था वह चारों प्रकार आप लोग पढ़े। आप लोगों को बताया गया वो चारों प्रकार होता क्या है और चारों प्रकार का डिफिनेशन क्या है। आप लोग जब वीडियो देखते रहते हैं उस समय आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ वीडियो को रोक करके कॉपी पे नोट बना करके लिख सकते हैं। अब इससे आगे बताने जा रहे हैं। अगला है क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी क्रिस्टल में अणु परमाणु आयन की सजावट को क्लोज्ड पैकिंग सॉलिड कहते हैं। क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्लोज्ड पैकिंग में क्रिस्टलाइन सॉलिड को 3 भाग में बांटा गया है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसको डायमेंशन पढ़ना है। फिर क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो वह क्लोज्ड पैकिंग जिसमें गोले की सजावट लीनियर टाइप में होती है उसे क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहते हैं। जैसे इस तरह करके एक लाइनिंग के रूप में होगा, लाइन टाइप में होता है, उसे हम क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहते हैं। फिर है 2 डायमेंशन। तो क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन वह क्लोज्ड पैकिंग जिसमें गोले की सजावट AAA टाइप या ABA टाइप में होती है उसे क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है जिसको SCP कहते हैं, कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसे हम SCP कहते हैं। और दूसरा इसी में पढ़ने के लिए जिसका नाम है HCP। तो पहले हम अभी इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं SCP के बारे में।
स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि यहाँ SCP, तो वह क्लोज्ड पैकिंग जिसमें गोले की सजावट ट्रिपल ए टाइप में होती है तथा एक गोले अर्थात 4 गोले को स्पर्श करती। एक गोला जो होता है ना, वो अपने साइड के 4 गोला को छूता है। इस चारों गोला के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है जिसे हम SCP कहते हैं, मतलब स्क्वायर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे चित्र आप लोगों को दिखाई देता ही होगा, ये लाइन हुआ, ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये गोला है। यह कितना लाइन को गोला को छुआ है, इसको छुआ है 1, इसको छुआ है 2, फिर इसको छुआ है 3, इसको तो छुआ ही नहीं है, इसको छुआ है 4, तो 4 गोले के यह संपर्क में आया है, इसीलिए हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग शॉर्ट नेम SCP कहते हैं। अब फिर है HCP। तो अगला था हाइड्रोजन क्लोज्ड पैकिंग जिसे SCP कहते हैं। वह क्लोज्ड पैकिंग जिसमें गोले की सजावट ABA टाइप में होती है तथा एक गोला अधिक से अधिक 6 गोले को स्पर्श करती है, यानी कि छूता हो। गोले के केंद्र को मिलाने पर हाइड्रोजन यानी कि SCP का निर्माण होता हो, उसे हम हाइड्रोजन क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। ओह, यहाँ पे गलती पढ़ दिए, यह हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं है, यह हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं है, अच्छा से देखे नहीं, मैंने गलत पढ़ दिया। यह हेक्सागोनल है, यह हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, यह हाइड्रोजन इससे पहले मैंने पढ़ दिया था, यह हाइड्रोजन नहीं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है जिसे HCP कहते हैं। तो वह क्लोज्ड पैकिंग जिसमें गोले की सजावट ABA टाइप में होती है तथा एक गोले अधिक से अधिक 6 गोले को स्पर्श करती है, उसे हेक्सागोनल यानी कि HCP कहते हैं। अब इससे आगे यह चित्र है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर करके दिया हुआ है HCP करके, यही चित्र है। एक गोला जो है, ये जो गोला है 6 गोला को छुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 को छुआ है, इसीलिए इसे हेक्सागोनल कहते हैं। अगला है क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन, तो इसके बारे में भी जानना है। वह क्लोज्ड पैकिंग जिसमें गोले की सजावट ABC टाइप में होती हो तथा इन गोले यानी कि इसमें जो एक गोला होगा ना, वह कम 12 गोले के केंद्र को मिलाने पर एक घन का निर्माण करता होगा, तो इसे हम क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन कहते हैं, जो कि यहाँ पे चित्र दिया गया देख सकते हैं। एक गोला अधिक से अधिक 12 गोले को संपर्क में आता है, टच करता है, नोट करके दिया गया है यहाँ पर। सभी सॉलिड पदार्थों का रियल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में होता है। कोई भी पदार्थ होता है उसका जो रियल डायमेंशन होता है, वह स्ट्रक्चर जो होता है वह 3 डायमेंशन में होता है। अगला है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट नंबर किसी क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में एक गोला अधिक से अधिक जितने गोले को स्पर्श करती है या उसके संपर्क में रहता है, उस संख्या को कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं। यानी कि एक गोला जितना गोला को छूता होगा उसको हम कोऑर्डिनेट नंबर कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 गोला बना दिए, यह गोला अभी कै गो को छू रहा है, 2 गो को, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे है कि SCP का कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है। HCP इससे पहले शॉर्ट नाम बताए थे, SCP का कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है, 4 होता है। और CCP या HCP, ये SEP था, उसके बाद यहाँ HCP है। SCP की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। उसके बाद है एसिबिलिटी। तो एसिबिलिटी का डिफिनेशन जानना है। किसी क्रिस्टल की एसिबिलिटी स्थायित्व के कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर पर उसकी एसिबिलिटी निर्भर रहता है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है उसका एसिबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी जो होता है वह अधिक होता है। जिस ठोस का अस्थायित्व यानी कि जिस क्रिस्टल का अस्थायित्व अधिक होगा तो उसका स्टेबिलिटी जो होगा वो भी अधिक होगा। उसके बाद है
स्पेस के बारे में, जालक के बारे में पढ़ने के लिए, जालक के बारे में किसी क्रिस्टल में एटम, आयन, मोल के 3 डायमेंशन अरेंजमेंट को, मतलब सजावट जो होता है, अरेंजमेंट में उसकी सजावट जो होता है उसे हम जालक कहते हैं। जैसे यह हो गया, यहाँ पे कोना जितना है, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये सभी जो है इसमें एटम, आयन और मोल उपस्थित है। अगला है इकाई सेल। तो इकाई सेल, यूनिट सेल, तो फैसिलिटीज यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं। जैसे यह चित्र हो गया, ये रंग चित्र बना हुआ है इसलिए इसको घेर भी दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र है, सही चित्र। फिर है यूनिट सेल की विशेषताएं। तो यूनिट सेल की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। प्रत्येक इकाई सेल में 8 कोण, 6 सतह तथा 12 कोर होते हैं। इकाई सेल के प्रत्येक कोना पर परमाणु, अणु, आयन उपस्थित रहता है। अब इससे आगे, तो उससे आगे है टाइप ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। एससी होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी होता है और ईसीसी होता है, जिसे सिंपल क्यूब कहते हैं, जिसका शॉर्ट नाम है एचसी। वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पर परमाणु, अणु या आयन उपस्थित रहते हैं उसे सिंपल क्यूब कहते हैं, एससी कहते हैं। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, यह चित्र है, यानी कि प्रत्येक कोना पर जो है ना, यह एटम और मोलिकुलर आयन तीनों उपस्थित होगा। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी है कि नंबर ऑफ एटम बनेगा, हो सकता है अगर इसी वीडियो में टोटल खत्म हो गया क्वेश्चन तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ तब इसका पार्ट 2 बनेगा, तो पार्ट 2 में यह सब बता दिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा सब बता दिया जाएगा। अगला था, तो अगला जो क्वेश्चन था ऊपर में ही पढ़ने के लिए था, बीसीसी था, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब था। वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके केंद्र पर भी अणु, परमाणु, आयन उपस्थित रहता है उसे बॉडी सेंट्रेड क्यूब कहते हैं। वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके केंद्र पर भी परमाणु, अणु, आयन उपस्थित रहता है उसे बीसीसी कहते हैं। जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं यह। फिर अगला था फेस सेंट्रेड क्यूब, जिसको एफसीसी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन, वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके प्रत्येक केंद्र के फेस पर अणु, परमाणु, आयन उपस्थित हो उसे फेस सेंट्रेड क्यूब कहते हैं। जैसे यह इसका फेस है तो प्रत्येक फेस पर भी उपस्थित होगा, यह अणु, परमाणु, आयन उपस्थित होगा। फिर अगला था ईसीसी था, तो वह इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके 2 अपोजिट फेस के केंद्र पर भी परमाणु, अणु या आयन उपस्थित हो उसे ईसीसी कहते हैं। अब इससे आगे, तो अगला है इसमें पढ़ने के लिए पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। किसी क्रिस्टलाइन में एटम, मोल या आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट 2 भागों में बांटा गया है, यानी पॉइंट डिफेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। पहला है पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड और दूसरा है पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। तो पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड को भी 2 भागों में बांटा गया। तो स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट है। तो पहला जो स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट है इसके बारे में जानना है कि स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है और उसका अब स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में जानना है। तो जिस आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या समान होती है उसे स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। यानी कि वैसा डिफेक्ट
यानी कि वैसा क्रिस्टल जिसमें डिफेक्ट के बाद उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वह दोनों का दोनों की संख्या समान बराबर हो जाती है, उसे स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि बहुत ही वीवीआई है और यह पूछे जाने वाले क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंट। तो पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट। इस दोष का खोज शॉर्टकी ने 1930 ईस्वी में किया था। इस दोष का खोज शॉर्टकी ने 1930 ईस्वी में किया था। यह दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है। यह शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है एक ऐसे क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेट नंबर अधिक होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है अधिक होता है तथा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या अधिक होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या का अंतर होता है। जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन समान रूप से गायब होता है, इस दोष को डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या समान रूप से गायब हो जाता है, गायब हो गया, तो उसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह गायब हुआ है। यहाँ पे यह जो है ना बिफोर डिफेक्ट है और आफ्टर डिफेक्ट है। AFT है, यहाँ F है, AP नहीं यहाँ रॉन्ग है, यहाँ पे आपको F है लिखा हुआ AFTER आफ्टर डिफेक्ट। पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया है। इसमें आपको दिखाई देगा इसका पॉजिटिव आयन की संख्या 9 है, नेगेटिव आयन की संख्या भी इसमें 9 है। जहाँ से गायब हुआ आपके दिमाग में चलता होगा गायब कहाँ से हुआ। देखिए यहाँ से गायब हुआ है, यहाँ जो है ना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है B था। यहाँ पे 2 को छोड़िएगा, 2 को छोड़िएगा, यहाँ B है लेकिन यहाँ पे गायब हो गया। फिर यहाँ इस लाइन में ये गायब हो गया है, यानी एक प्लस गायब हुआ तो एक माइनस गायब हो गया है। फिर है प्रभाव। इसका प्रभाव क्या होता है, क्रिस्टल पे इसका प्रभाव क्या होता है। क्रिस्टल पर शॉर्टकी डिफेक्ट का प्रभाव, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी घटती है, क्रिस्टल की लिटिल्स एनर्जी घटती है, क्रिस्टल की डेंसिटी भी घटती है, क्रिस्टल की विद्युत चालकता हो जाता है। क्रिस्टल जो होता है वह विद्युत का चालकता हो जाता है, उसका डेंसिटी घनत्व भी घट जाता है, एसिबिलिटी भी घट जाता है। यह है शॉर्टकी डिफेक्ट का प्रभाव है। अगला है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, यह डिफेक्ट का खोज 1926 ईस्वी में हुआ था। उसका खोज 1930 में हुआ था, इसका खोज 1926 ईस्वी में फ्रैंकल ने किया था। यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है तथा पॉजिटिव आयन की संख्या और नेगेटिव आयन की संख्या में कम अंतर होता है तथा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में अधिक अंतर होता है। जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन और लेटिल्स नेट से निकलकर दो लेटिक्स पॉइंट के बीच स्थिर होता है, डिफेक्ट को चित्र के द्वारा समझाया गया, यानी चित्र में दिखाया गया, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह होता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए चित्र है, यहाँ पर बी के साइड में यहाँ पे एक्स्ट्रा ए आ गया है। फिर इसी में है पढ़ने के लिए क्रिस्टल डिफेक्ट, यानी क्रिस्टल पर फ्रैंकल डिफेक्ट का क्या प्रभाव है। तो क्रिस्टल की एसिबिलिटी घटती है, क्रिस्टल की घनत्व डेंसिटी
में परिवर्तन नहीं होता, जैसा पहले रहता वैसा ही हो जाता है। क्रिस्टल विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब डिफरेंट बिटवीन शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर है। तो अंतर में पहला है कि यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है, और यह डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। यह आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसमें पॉजिटिव आयन एवं नेगेटिव आयन की त्रिज्या कम होती है। यह एक ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या अधिक होती है। फिर इससे आगे, इस डिफेक्ट में पॉजिटिव तथा नेगेटिव आयन नेट से गायब होता है, और इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉजिटिव आयन लेटिल्स के नेट से निकलकर दो लेटिस पॉइंट के बीच उपस्थित हो जाता है। फिर इसका अगला है 4 नंबर में, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटती है। इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहती है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। फिर इसका अगला है नॉन स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। पहला जो था धातु अधिक्य दोष, यह डिफेक्ट सामान्य धातु के आयनिक क्रिस्टल में होता है। यह डिफेक्ट निगेटिव आयन के वैकेंट एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन होते हैं। इस डिफेक्ट को चित्र निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ हो गया, तो यहाँ से जो एप सेंटर एक सेंटर है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन की संख्या 10 है और नेगेटिव आयन की संख्या 9 है, और यहाँ पे प्लस जो है चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 10 है। और उसके बाद जब इसमें डिफेक्ट होता है तब क्या होता है, यहाँ पर एक आयन बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव आयन बढ़ता है, तो 10 था तो 11 हो गया। निगेटिव तो पहले से वो भी एक बढ़ेगा, तो पहले 9 था तो अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चार्ज सेम का सेम ही रहता है, सिर्फ आयन इसका बढ़ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बढ़ जाता है। पहले से था यहाँ पे 10 तो 11 हो गया, 9 था 10 हो गया। या दोनों तो चार्ज सेम का सेम ही रहता है। फिर अगला है धातु न्यून दोष। तो वह डिफेक्ट संक्रमण तथा आयनिक क्रिस्टल में होता है। यह डिफेक्ट पॉजिटिव आयन के वैकेंट या एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, आयनिक की संख्या तो बढ़ता ही है। जैसे यहाँ पर 9 था तो यहाँ देखिए 10 हो गया है, यहाँ 10 था तो ये 11 हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इसका चार्ज भी बढ़ जाता है। इस यहाँ पे +2 जो यहाँ पे ये था, यहाँ पे चेंज हुआ है, सब में बढ़ जाता है। फिर अगला बी नंबर में है पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। तो नॉन आयनिक सॉलिड में होने वाले पॉइंट डिफेक्ट 2 प्रकार से बांटा गया है। 2 प्रकार से होता है, जिसको रिक्तकाय दोष कहते हैं, अंतरकाशी दोष कहा जाता है। पहला जो है रिक्तकाय दोष। रिक्तकाय दोष जब आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट के कारण एटम या मोल क्रिस्टल से गायब हो जाता है, यानी कि जब उसके क्रिस्टल से मोल गायब हो जाता है, एटम गायब हो जाता है, तब उसे हम रिक्तकाय दोष कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें से क्या हुआ है, यहाँ ये सभी अभी आयन के रूप में या एटम के रूप में यहाँ से गायब हुआ, यहाँ से भी गायब, यहाँ से भी गायब, यहाँ से भी गायब हो गया है। इसी को हम कहते हैं रिक्तकाय दोष। अगला है अंतरकाशी दोष। जब नॉन आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट के बाद एटम या मोल अनियमित
हो जाते हैं तो इस डिफेक्ट को अंतरकाशी दोष कहा जाता है, इंटरसिटी डिफेक्ट कहा जाता है। इंटरसिटी डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे यह था और इसमें गायब हो गया, देखिए किस तरह से गायब हो गया, पूरे मिल जाता है, तो उसको हम जो है ना अंतरकाशी डिफेक्ट कहते हैं। फिर अगला है पढ़ने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस की विद्युत गुण। ठोस में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को 3 भागों में बांटा गया है, चालक, विद्युतरोधी, अर्धचालक। तो कंडक्टर पहला है, तो कंडक्टर ऐसे ठोस जिसकी चालकता का प्रास 10⁴ से 10⁷ ओम पावर -1 मीटर का पावर -1 के बीच पाई जाती है, उसे चालकता कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है और यहाँ पे माइनस है तो यह प्रतिरोध का उल्टा हो जाता है, यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। चालक की श्रेणी में आते हैं धातु की चालकता की कोटि 10⁷ ओम मीटर है और ये एक उत्तम चालक होता है। अगला इसी में है कंडक्टर्स 2 भागों में बांटा गया है, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। अगला है पहला जो था मेटेलिक कंडक्टर, धातुई चालक, वे कंडक्टर जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वे चालकता जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, Ag, Pt, Au, Atc होता है। फिर है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, विद्युत अपघटन चालक, वे कंडक्टर्स जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर केमिकल परिवर्तन होता है, उसमें नहीं होता था और इसमें होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, MgCl to ATC। अगला है जो 2 नंबर में था वह है इंसुलेटर। इंसुलेटर को कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं, वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, उसे इंसुलेटर कहते हैं। कुचालक की चालकता 10⁻20 से 10⁻10 होती है, जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगला इसी में 3 नंबर में था सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर वे ठोस पदार्थ जिसकी चालकता कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से अधिक होता है, वैसा चालकता जिसका चालकता कंडक्टर से कम होगा, इंसुलेटर से अधिक होगा, उसे हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। और इसका चालकता 10⁻6 से -6 से 10⁻4 ओम का पावर -1 मीटर का पावर -1 होता है। फिर अगला है सेमी कंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है, सेमी कंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर है। बाह्य अर्धचालक, वे सेमी कंडक्टर जिसकी चालकता अशुद्धियाँ के कारण बढ़ती है, उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इसे सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। पहला है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। तो एन टाइप जब निम्नलिखित वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में उच्च वर्ग के तत्व को अशुद्धियाँ के रूप में मिलाया जाता है तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि जब कोई वर्ग में तत्व रहता है, जब किसी वर्ग के तत्व में क्रिस्टल में उच्च वर्ग के
तत्व को अशुद्धियाँ के रूप में मिला दिया जाता है तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिर था पी टाइप सेमीकंडक्टर। उच्च पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब उच्च वर्ग के क्रिस्टल में निम्न वर्ग के तत्व को अशुद्ध के रूप में मिलाया जाता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, जैसे चित्र में देख रहे हैं। फिर अगला है सोलर सेल। तो सोलर सेल वह डिवाइस है जो सूर्य की ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कंस्ट्रक्शन सोलर सेल की बनावट आयताकार प्लेट के रूप में होती है जो एन टाइप तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर के संयोग से बना होता है, इसलिए एन टाइप जंक्शन भी कहते हैं। इसे एन टाइप जंक्शन भी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह है। फिर अगला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। ठोस की चुंबकीय गुण। तो ठोस के चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग यहाँ पे दिया हुआ है। फिर पहला भाग है प्रति चुंबकीय, डायमैग्नेटिक है। तो पहला डायमैग्नेटिक के बारे में जानना है। वे ठोस पदार्थ जिससे केवल पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि जोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तथा चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता, उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। जैसे कॉपर, जिंक, NaCl, N2, NaCl, H2, C6H6, TiO2, etc. होता है। फिर इससे आगे अब देखना है। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करना पड़ रहा है। इसका पार्ट 2 जो कि 10 मिनट के लगभग होगा, उसमें आपको पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हो सके तो इस वीडियो या पार्ट 2 का जो इसका बनेगा, दोनों के डिस्क्रिप्शन में हम केमिस्ट्री 12 क्लास का पहला सॉलिड चैप्टर जो है 4 मार्क का पूछा जाता है, उस चैप्टर को हम PDF बना करके लिंक डाल देंगे। आप लोग वहाँ से उस PDF को अपना डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपना नोटबुक बना सकते हैं। केमिस्ट्री का 12 क्लास का केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है आप लोगों को पढ़ने के लिए सॉलिड, जो कि 4 मार्क का पूछा जाता है, उस 4 मार्क का चैप्टर के बारे में अभी बताए। इसमें कुछ बच गया है कि जो 10 मिनट में वो भी हो जाएगा, तो वह अगला वीडियो में बना करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन भी हम छोड़ दिए थे कि ये क्या होता है, जैसे मोलिकुलर फोर्स था और इंटरमोलिकुलर फोर्स था, इंटरमोलिकुलर स्पेस था, ये सब के बारे में नहीं बताए, बोले बताएंगे। वह पार्ट 2 वाला वीडियो में टोटल अच्छा समझा दिया जाएगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है, वह सब भी आप लोगों को बताया जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा।